टीचर ड्रोना की कोशिश होती है कि वो भी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करना सीख जाए। झरने के पानी के नीचे बैठे हुए ही अपने ही दिमाग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे अपने आप का सामना होता है। क्वीन से कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम हूँ। क्वीन इसाबेला जहाँ पर खड़ी होती है उसके नीचे उसके डीमन दोस्तों की लाशें पड़ी होती हैं, सारे उसके जनरल्स या फिर उसके स्पाई होते हैं। दूसरी क्वीन हमारी इसाबेला से कहती है, ये सब कुछ हम दोनों ने किया है, या फिर ऐसा कहूँ कि सिर्फ तुमने किया है, इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम हो। क्वीन इसाबेला उसे कहती है, मैं कैसे इन सब की मौत की जिम्मेदार हूँ। दूसरी वाली क्वीन उसे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इन सब ने अपनी जानें तुम्हारे लिए दी ताकि तुम्हारी जान को बचाया जा सके, क्योंकि तुम इनकी क्वीन थी लेकिन तुम इनकी हिफाजत नहीं कर पाई। तुमने इंसानों पर भरोसा किया और उस ट्रीटी को साइन करने के लिए आगे बढ़ गई। साथ ही तुमने अपनी कमांडर जूलियन पर भरोसा किया और उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया, क्योंकि तुम क्वीन बनने के लायक ही नहीं थी, तुम एक बेवकूफ हो। इन सब की जान गई तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से। इसाबेला उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ। और साथ ही वो रोते हुए कहती है, मैं तो बस इंसानों के साथ समझौता इसलिए करना चाहती थी कि मैं अपने लोगों को और ज्यादा मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और इंसानों के साथ मिलकर मुझे धोखा देंगे। दूसरी वाली क्वीन उसे कहती है, हमारे पापा का फैसला बिल्कुल ठीक था कि सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उस फैसले में भी तुमने हमारे पापा का साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे डीमन भाइयों ने तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि तुम एक क्वीन थी, लेकिन तुम एक क्वीन होने के लायक नहीं। उन सब ने अपनी जानें दे दी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। कहीं तुम ये बात भूल तो नहीं चुकी कि तुम एक डीमन क्वीन हो, कोई इंसान नहीं। उस वक्त डीमन क्वीन के साथी जो कि जमीन पर मरे पड़े होते हैं, वो उसकी टांग को पकड़ लेते हैं और उससे हमारी डीमन क्वीन कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं। डीमन क्वीन से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी अंदर की पावर को अनलीश करती है और दूसरी वाली क्वीन से कहती है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं आज भी एक डीमन क्वीन हूँ, कोई इंसान नहीं। टीचर ड्रोना जो कि झरने के साथ खड़ी होती है, उन्हें अचानक बहुत ज्यादा पावर का फ्लो महसूस होता है। क्वीन अभी झरने में बैठी होती है, लेकिन उसकी बाउंड्री फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। टीचर ड्रोना ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। ये देखकर टीचर ड्रोना जल्दी से आगे बढ़ती हैं और उसकी गर्दन पर एक पंच मारती हैं, जिससे क्वीन बेहोश हो जाती है। ड्रोना कहती है, मैंने इससे पहले ऐसी बाउंड्री फोर्स कभी नहीं देखी, इससे पहले सिर्फ डीमंस की बाउंड्री फोर्स ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा ईवल है। नेक्स्ट सीन रिफाइनरी क्लास का होता है। जालू अपने पास से नए स्लाइम्स बना रहा होता है। उसी वक्त रोज बुश वहाँ पर आता है और जालू से कहता है, तुम्हारे पास क्या है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जालू बुश को देखकर कहता है, ये कमीना मेरा स्टूडेंट है लेकिन फिर भी मुझे टीचर नहीं कहता। जालू बुश से कहता है, मैंने एक नया कंपाउंड बनाया है, इस नए मैजिकल कंपाउंड की मदद से तुम रेनिस को भी हरा सकते हो। ये सुनते ही बुश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर से कहता है, क्या वाकई में। जालू से कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें ये मैजिकल आइटम तभी दूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। और यहाँ पर जालू से अपनी शर्त नहीं बताता। नेक्स्ट सीन एक बाजार का होता है, जहाँ पर सोफी सास अपने एक सोल्जर दोस्त के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। सोफी सास का दोस्त उससे पूछता है, मैंने काफी अरसे से जियांग को नहीं देखा, उसकी फोर्जरी क्लास कैसी चल रही है। वो दोनों इतने ज्यादा हैंडसम होते हैं कि बाजार में खड़ी लड़कियां उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। सोफी सास उसे कहता है, टीचर मार्टिन ने कभी उसके लिए होल्ड बैक नहीं किया, उन्होंने अपनी सारी नॉलेज उसको दे दिया और वो कहते हैं जियांग के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक दिन वो उनसे भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। सोफी सास का दोस्त उसे कहता है, मैंने जियांग की ड्राइंग्स देखी हैं, वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग करता है। सोफी सास के हाथ में एक बकेट होती है जिसके अंदर बहुत सारे फल होते हैं। सोफी सास अपने दोस्त से कहता है, जीबी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। जीबी यानी कि इसाबेला डीमन क्वीन। सोफी सास कहता है, मैं उनको चीयर अप करने के लिए ये सब कुछ ले जा रहा हूँ। दोस्त सोफी सास से कहता है, क्या ये सब कुछ उस एलिना ने तैयार किया है, मैंने सुना है कि तुम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। सोफी सास उसे कहता है, अब बस भी करो। बाजार में चलते हुए उनकी नजर सामने एक शॉप पर पड़ती है। दोस्त सोफी सास से कहता है, वहाँ सामने देखो, वहाँ पर क्या है। वो दोनों शॉप पर आते हैं। वहाँ पर एक शख्स लेटा होता है जिसने अपने पेट पर एक छोटा सा पंखा रखा होता है और बड़ी मजे के साथ उसकी ठंडी हवा ले रहा होता है। सोफी सास उससे पूछता है, तुम ये क्या चीज बेच रहे हो।
वो दुकानदार उनसे कहता है इसको एक पंखा कहते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग है। तुम लोगों को बस इसके नीचे लगी हुई रस्सी को खींचना है और इसे चलना शुरू हो जाएगा और इससे बहुत ही ठंडी हवा निकलेगी। सोफी सास का दोस्त एक पंखे को चलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और सोफी सास से कहता है सोफी सास ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जरा इसको देखो। उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखती है तो गली में बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हैं। दो लोग साइकिल चला रहे होते हैं जबकि एक बच्चे के पास हैंडल वाली स्केटबोर्ड होती है। दोस्त सोफी सास से कहता है ये चीजें कौन सी हैं? मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। सोफी सास कहता है मैंने भी ऐसी चीजें पहले नहीं देखी। वहीं पर एक जगह पर भीड़ जमा होती है। एक शख्स साइकिल्स बेच रहा होता है, उसके पास बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। वो 2 कॉइन की एक साइकिल बेच रहा होता है। एक बहुत ही अमीर शख्स वहाँ पर आता है और कहता है मुझे 10 साइकिल्स चाहिए, अपनी फैमिली के हर शख्स के लिए एक साइकिल। दोस्त सोफी सास से कहता है आज तो बाजार में बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। उन्हीं के पास एक मैजिक क्लास का स्टूडेंट खड़ा होता है जिसके पास अपनी छड़ी होती है। वो रोता हुआ कहता है मैं अभी तक मैजिक ही क्यों सीख रहा हूँ। वो अपनी छड़ी तोड़कर आगे भाग जाता है और कहता है मुझे भी एक साइकिल खरीदनी है। उसी वक्त सोफी सास के कान में आवाज पड़ती है। एक शख्स टीचर ड्रोना और टीचर वेडली को बेच रहा होता है। वो कह रहा होता है जल्दी से यहाँ पर आए, 2 बार एक फ्री मिल रही है। सोफी सास को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है ऐसा कौन सा शख्स है जो कि हमारे स्कूल की टीचर्स को बेच रहा है। वो दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक दुकान के गिर्द बहुत ज्यादा रश लगा होता है। वहाँ पर टीचर वेडली और टीचर ड्रोना के पुतले पड़े होते हैं जो कि बिकनी में होते हैं। वो शख्स लोगों से कह रहा होता है एक पुतले के 2 कॉइन, अगर 2 पुतले लोगे तो 3 कॉइन के मिलेंगे। वहाँ छोटे पुतलों के पीछे 2 बड़े पुतले होते हैं जो कि पहली बार जियांग ने बनाए थे। एक मोटा सा टर्की आदमी कहता है तुम्हारे पीछे जो बड़े पुतले पड़े हुए हैं वो कितने के दोगे? दुकानदार उस शख्स से कहता है हमारे बॉस ने कहा है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल के साइज के हैं, इसलिए ये एक पुतला 2000 कॉइन का मिलेगा। सारे ग्राहक ये सुनकर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी कह रहे होते हैं लेकिन हमें यही खरीदने हैं। सोफी सास आगे बढ़ता है और उस शॉपकीपर से कहता है कहीं तुम्हारे बॉस का नाम जियांग तो नहीं? शॉपकीपर उसे कहता है कैप्टन हमारे बॉस का नाम जियांग ही है, आपको कैसे पता? इस पूरे बाजार में तो रश लगा हुआ है, सारी चीजें बॉस जियांग की हैं। ये सारी चीजें उसने अपनी फोर्जरी क्लास में इन्वेंट की हैं, हम लोग इन्हें बेच रहे हैं। उसी वक्त हैंस और मोटा भी अपने बड़े से ट्रक में वहाँ पर आते हैं। सोफी सास और दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्त उससे कहता है क्या ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर है? सोफी सास उससे कहता है नहीं, ये मॉन्स्टर नहीं है, इसे भी जियांग ने बनाया है, ये एक मोटर कार है। ट्रक में से मोटर बाहर निकलता है और सोफी सास को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हाय बोलता है। नेक्स्ट सीन अरीना का होता है। सोफी सास अपने दोस्त के साथ अरीना पर चला जाता है। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं हमने अरीना का काम मुकम्मल कर लिया है। सोफी सास ये देखकर कहता है आप तो बहुत ही महान हैं, आपने 10 दिनों में इतना बड़ा अरीना खड़ा कर दिया। टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कमेंट्स के लिए शुक्रिया। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जियांग से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जियांग यहाँ पर नहीं है, वो एली के साथ यूजलेस स्लम्बर के फॉरेस्ट में गया है। सोफी सास कहता है आज यूजलेस स्लम्बर वाले फॉरेस्ट में जाकर उसको क्या मिलने वाला है? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं मुझे नहीं पता, उसने कहा था उसे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। उसी वक्त वहाँ पर मोडो आता है। मोडो के पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है और वो सोफी सास से कहता है जियांग ने जाने से पहले ये आपको देने का कहा था, वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सिक्के होते हैं। टीचर मार्टिन सोफी सास से कहती है ये सारे सिक्के उसने मिलिट्री फंड में जमा करवाने का कहा है। सोफी सास कहता है मैं इन पैसों को कैसे ले सकता हूँ, ये तो हमारे ही किंगडम के लोगों की मेहनत की कमाई है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अब हमारे शहर में महंगाई बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि हम माइन में रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन क्रिस्टल्स को निकालने के लिए, जबकि टीचर माइक के स्टूडेंट्स भी हमारी मदद कर रहे हैं। इससे उनकी ट्रेनिंग हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। पास से एक छोटा सा क्रिस्टल निकालता है और सोफी सास से कहता है ये छोटा सा क्रिस्टल पहले 10 गोल्ड कॉइन्स का मिलता था। टीचर यालू भी इस क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए हमसे 5 गोल्ड कॉइन लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपनी प्राइस कम कर दी है। अब हम लोग 10 गोल्ड कॉइन्स में ऐसे 5 क्रिस्टल खरीद सकते हैं, यानी कि पर क्रिस्टल में 2 गोल्ड कॉइन्स का पड़ता है। ये सुनकर सोफी सास उनसे कहता है इसका मतलब इससे तो महंगाई में कमी आएगी। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये लोगों के पास कुछ इजाफी पैसे थे जिन पैसों से उन्होंने जियांग की बनाई हुई चीजों को खरीदा है, इसलिए तुम इन्हें अपने मिलिट्री फंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट सीन यूजलेस स्लम्बर फॉरेस्ट का होता है। एली और जियांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनके ऊपर ना तो पत्ते होते हैं और ना ही किसी किस्म का कोई फल होता है। जियांग आगे बढ़ता है और एक दरख्त को हाथ लगाकर कहता है
ये तो बिल्कुल भी दरख्त जैसा नहीं लगता। उसी वक्त वो अपना बैग नीचे उतारता है और उसे खोलकर उसमें से कुछ आइटम्स निकालता है और कहता है इसे टेस्ट करते हैं, क्या ये वाकई में कोई मैजिकल दरख्त है या फिर नहीं। उसने अपने बैग में बहुत सारे कागज के टुकड़े रखे होते हैं। ये एक नई टेक्निक होती है जो कि हैंस ने उसको सिखाई है। उसने उन कागज के टुकड़ों के ऊपर पत्थरों की तस्वीरें बनाई होती हैं। वो उनमें से एक स्क्रोल को खोलता है और उसमें से पत्थर को बाहर निकाल लेता है। फिर वो अपना पेन निकालता है और उस पत्थर के ऊपर एक तस्वीर बनाता है जो कि चेनसा की होती है। वो फायर रेड क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए एक चेनसा बनाता है। फिर उसके साथ इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए उस चेनसा को पावर देता है। एली उसे कहता है तुम्हारा तरीका तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पेपर पर पत्थरों को पहले से स्टोर करके रखना और जैसे ही उनकी जरूरत पड़ेगी उनको निकाल कर उनको इस्तेमाल कर लेना। जियांग उसे कहता है ये मुझे एक सीनियर स्टूडेंट ने सिखाया है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर जियांग वो चेनसा एली को देता है और कहता है अब ये तुम पर है, जल्दी से इस दरख्त को काटो। एली वो चेनसा पकड़ लेता है और उसे दरख्त पर चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका चेनसा उस पर जरा भी नहीं चलता। एली उससे कहता है तुम्हारे इस गैजेट की मदद से मैं इसको नहीं काट पा रहा। उसी वक्त उसका चेनसा टूट जाता है लेकिन वो दरख्त नहीं कटता। जियांग कहता है मेरा चेनसा स्टील का बना हुआ था, आखिर ये भी इस दरख्त को क्यों नहीं काट पाया। जियांग आगे बढ़ता है और कहता है इस चेनसा की मदद से तो इस दरख्त पर जरा सा डेंट भी नहीं पड़ा, आखिर ये दरख्त है किस चीज का। जियांग जब उसको करीब से देखता है तो कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। एली उसे कहता है तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये यूजलेस नंबर है, तो फिर तुम इनको इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जियांग एली से कहता है तुम्हें ये यूजलेस इसलिए लगता है क्योंकि तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। तुम लोग इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि तुम लोग इसे घर बनाने के लिए या फिर इसे लकड़ी समझ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ये यूजलेस नंबर भी सबसे वैल्यूएबल चीज बन जाएगी। जियांग यहाँ पर ये नहीं बताता कि असल में ये यूजलेस नंबर है क्या चीज, ये एक पौधा है, दरख्त है या क्या चीज है। लेकिन अगर मैं गैस करूँ तो मुझे लगता है शायद ये डायमंड है। आप लोग भी अपना गैस करके बता सकते हैं। और आज की एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है फाइटिंग अरीना से, जहाँ पर बम्बू बज रहे होते हैं क्योंकि आज इस कंपटीशन का आगाज होने वाला है। पूरे किंगडम की जनता वहाँ पर जमा होती है सारे कंपटीशन को देखने के लिए। किंग का तख्त भी सजा दिया जाता है और किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही किंग उस बड़े से स्टेडियम में दाखिल होते हैं सारे लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। किंग जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उन्हें कंपटीशन स्टार्ट करने का इशारा देते हैं। इस सारे टूर्नामेंट को मैनेज करना या फिर इसके अनाउंसमेंट करने के लिए सोफी सास होता है। सोफी सास कहता है हम लोग इस टूर्नामेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कहता है जल्दी से सारी क्लासेस के बच्चे आ जाएं। अरीना में बैठे बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है पता नहीं इस साल कौन सी क्लास के बच्चे जीतने वाले हैं। दूसरा उसे कहता है या तो मैजिक क्लास से होंगे या फिर तलवारबाजी की क्लास से, क्योंकि हर साल वही जीतते हैं। पीछे से एक और बच्चा बोलता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बार कॉम्बैट क्लास के बच्चे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे लगता है कि उनके जीतने के भी चांसेस हैं। सबसे पहले मैजिक क्लास के बच्चे आते हैं। टीचर रेसी भी उनके साथ होती है। मैजिक क्लास की तरफ से टोटल 5 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल रेनिस है। सारे बच्चे इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इनके साथ तो रेनिस है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब यही लोग जीतने वाले हैं। जबकि वहीं ग्राउंड में 2 लड़कियां बैठी होती हैं। एक चिल्लाकर रेनिस से कहती है मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। दूसरी से कहती है तुम बहुत ज्यादा कूल हो, मुझसे शादी कर लो। सेकंड नंबर पर तलवारबाजी की क्लास आती है जिसमें टीचर ड्रोना के साथ साथ हमारी क्वीन इसाबेला भी होती है। इसाबेला के साथ बुरी भी होता है। ग्राउंड में फिर से शोर मचाता है कि इनके साथ तो रॉयल कैंडिडेट है जो कि रिजेंट का बेटा बुरी है, लेकिन साथ ही वो क्वीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहती हैं ये लड़की तो बहुत ज्यादा हॉट है। सोफी सास आगे बढ़ता है और क्वीन से कहता है इस बार तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं। क्वीन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। तीसरे नंबर पर कॉम्बैट क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें बूनो और एली होते हैं। चौथे नंबर पर तीरंदाजी की क्लास के टीचर और उनके साथ स्टूडेंट्स होते हैं। 5वें नंबर पर रिफाइनरी क्लास आती है जिनके साथ टीचर यालू होते हैं और उनके स्टूडेंट में टोस बुश शामिल है। 6ठे नंबर पर पेस्ट्रोल क्लास के स्टूडेंट आते हैं। 7वें नंबर पर ड्रूइड क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं। जबकि वहीं पर हमारी अपनी क्लास जो कि फोर्जरी क्लास में जिसमें जियांग है। मूडो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जियांग मोडो से कहता है तुम्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें अपना बेस्ट देना है। फोर्जरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स में सिर्फ जियांग ही होता है जो कि सबसे ज्यादा खुश होता है, जबकि बाकी सब के चेहरे लटके होते हैं। उसी वक्त 8वीं क्लास के बच्चों को बुलाया जाता है जो कि शेफ की क्लास है। शेफ की क्लास से सिर्फ एक ही कुक हिस्सा ले रहा होता है। जियांग उनकी तरफ देखता है और कहता है ये सिर्फ एक ही बच्चे को लेकर क्यों आए हैं।
वहीं ग्राउंड में बाकी के सारे शेफ खड़े होते हैं और उसे चिल्लाकर कह रहे होते हैं तुम्हें अपना बेस्ट देना है। वहीं पर ग्राउंड में बैठे बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये कुक पागल तो नहीं हो गए, इस सारे मुकाबले में कुक्स का क्या काम है, आखिर एक शेफ इन सब का मुकाबला कैसे कर सकता है, और ये ऊपर से सिर्फ एक ही बच्चे को लेकर आए हैं। वहीं पर 7 ड्रूइड क्लास के बच्चे खड़े होते हैं और कहते हैं एक शेफ हमारा मुकाबला कैसे करेगा, अपने फ्राइंग पैन के साथ या फिर हमें उबले हुए अंडे मारेगा। शेफ क्लास का स्टूडेंट जिसका नाम निया निया होता है वो उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शेफ क्लास के टीचर निया निया से कहते हैं तुम्हें रिलैक्स रहना होगा, तुम्हें पता है ना कि चूल्हे की आंच को बढ़ा दिया जाए तो खाना जल जाता है, इसी तरह तुम्हें अपने गुस्से की आंच को भी धीमा रखना है। उसका नाम सुनकर ड्रूइड क्लास के बच्चे और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसकी बॉडी देखो ये कितना बड़ा है, लेकिन इसका नाम बिल्कुल लड़कियों जैसा है, निया निया, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो। निया निया को उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसी वक्त हमारी 9th क्लास जो कि फोर्जरी क्लास है वो भी अरीना में दाखिल होती है। जियांग मोडो से कहता है हमें अपना बेस्ट देना होगा, देखो वहाँ पर शेफ क्लास वाले भी हिस्सा ले रहे हैं। वो लोग जैसे ही अरीना में दाखिल होते हैं उनके लिए कोई भी चीयर नहीं करता। जियांग के अलावा बाकी सब नर्वस हो जाते हैं। जियांग उनसे कहता है तुम सबको क्या हो गया। मोडो जियांग से कहता है क्योंकि हम लोग हर बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम लोग हर बार ही लास्ट पर आते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं देखना चाहता। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है इसका मतलब हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह हमारी 9 की 9 क्लासें वहाँ पर जमा हो जाती हैं। सोफी साहब उन सबको वेलकम करता है। सोफी साहब उनसे कहता है तुम में से जितने भी स्टूडेंट सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे उन्हें मिलिट्री ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, वो भी टेस्ट दिए बिना। इसके अलावा तुम्हें रॉयल कप दिया जाएगा जो कि हमारे किंग देंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अपना बेस्ट दोगे और अपने सारे स्किल्स और एबिलिटीज को इस्तेमाल करोगे। फिर साथ ही सोफी साहब उन्हें टूर्नामेंट के बारे में बताता है और कहता है ये टूर्नामेंट 5 दिन तक चलेगा और इस टूर्नामेंट के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आप लोगों को क्रॉस कंट्री रेस करनी है। ये रेस 5 अलग अलग जगहों से होकर गुजरेगी और तुम लोगों को वापस इसी कंट्री में आना है और इस रेस के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है। रेस दिन 5 जगहों से होकर गुजरेगी। 5 सबसे खतरनाक जगह है जहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होगी, उसका नाम है लेक ऑफ साउंड, और उसके बाद तुम्हें फाइलेंट फॉरेस्ट में जाना है। तुम्हारी तीसरी मंजिल विंडी सिटी होगी। विंडी सिटी को पार करने के बाद तुम लोगों को फायर रेड सैंड रिवर में से होकर गुजरना है और ये रेस वापस आकर किंगडम में खत्म हो जाएगी। फोर्जरी क्लास के तीनों सीनियर स्टूडेंट भी ग्राउंड में बैठे होते हैं। वो कहते हैं ये तीनों प्लेसेस तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बार ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया। सोफी साहब उनसे कहता है जैसे ही तुम लोग अपने पड़ाव को पार कर लोगे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होगा, उससे तुम नए पड़ाव में चले जाओगे। हर पोर्टल में से गुजरने पर तुम लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे, जो पहले गुजरेगा उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इन 5 लोकेशंस में हमने 10 किंगडम टोकन छुपा रखे हैं। अगर तुम्हें एक टोकन मिल जाता है तो तुम्हें उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। हर टोकन के 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तुम में से जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा टोकन इकट्ठे करेगा वही स्टूडेंट सेकंड राउंड में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम में से सिर्फ 16 बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस टूर्नामेंट की सेकंड स्टेज तक पहुंच पाएंगे। साथ ही सोफी साहब उनसे कहता है ये 5 जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम सब लोगों को अपने साइन करना होंगे कि तुम लोग अपनी मर्जी से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो। अगर तुम लोग इस टूर्नामेंट को छोड़ना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। उनके सामने एक मैजिकल रिंग ओपन होता है, उन्हें उस पर अपना हाथ लगाना होता है। बाकी के सारे बच्चे उस पर अपना हाथ लगाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जबकि मोडो डर कर वहीं पर खड़ा होता है। मोडो जियांग से कहता है ये सारी बहुत ज्यादा खतरनाक जगह हैं। मुझे लगता है कि हमें अभी भी वापस मुड़ जाना चाहिए। जियांग आगे बढ़ता है और जबरदस्ती मोडो के साइन करवा देता है और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। मोडो चिल्लाते हुए उससे कहता है ये तुमने क्या कर दिया, और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जियांग हंसते हुए उससे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे साइन हो गए हैं, अब चलो मेरे साथ। वहीं पर अरीना में एक पोर्टल ओपन होता है जो कि उन्हें साउंड ऑफ लेक के पास लेकर जाएगा, या लेक ऑफ साउंड के पास। टीचर एसी रहने से कहती है जल्दी करो और जाओ, इस रेस को तुम्हें ही जीतना है। सारे बच्चे उस पोर्टल से अंदर जाना शुरू कर देते हैं। टीचर ड्रोना जीबी यानी कि इजाबेला से कहती है तुम्हें अपनी बाउंड्री फोर्स पर भी ध्यान देना होगा, अपना कंट्रोल मत खोने देना। क्वीन उससे कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। बाकी सारी क्लासेस के बच्चे चले जाते हैं, जबकि सिर्फ फोर्जरी क्लास वाले वहाँ पर रह जाते हैं। जियांग मोडो को खींच रहा होता है, लेकिन मोडो जाने को तैयार नहीं होता। वो रो रहा होता है और कहता है मुझे नहीं जाना। मोडो रोता हुआ टीचर मार्टिन की बाजू पकड़ लेता है और उनसे कहता है अगर मैं वहाँ पर मर गया तो मेरी माँ का ख्याल रखना। जबकि जियांग उसकी टांगे पकड़कर खींच रहा होता है और उसे कहता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास मैं जो हूँ। फोर्जरी क्लास से भी 5 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, वो मोडो को उठा लेते हैं। मोडो अभी भी रोता हुआ टीचर से कह रहा होता है
प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखना। फिर वो लोग भी पोर्टल से अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त जालू टीचर मार्टिन के पास आता है और उसे कहता है, टीचर मार्टिन तुम्हें भी कुछ तैयारी करनी होगी। मार्टिन उसे कहता है, कैसी तैयारी? जालू हंसते हुए उसे कहता है, तुम्हें अपने लिए 5 ताबूत तैयार करने होंगे। क्या पता तुम्हारे बच्चों की लाशें ही वापस आए। जियांग जैसे ही इस पोर्टल से बाहर निकलता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। सामने एक बड़ी सी झील होती है, इसी को लेक ऑफ साउंड कहते हैं। सारे बच्चे उसी लेक के किनारे पर खड़े होते हैं। वो झील बहुत बड़ी होती है। जियांग मोडो से पूछता है, क्या ये वाकई में एक झील है? मुझे तो ये बहुत बड़ा समुद्र लग रही है। जियांग मोडो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इसको लेक ऑफ साउंड क्यों कहते हैं? उसी वक्त मैजिक क्लास की लड़की आगे आती है और उनसे कहती है, इसको लेक ऑफ साउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर तुम एक बार आवाज दोगे तो वो हजारों बार गूंजेगी। इसी वजह से इसे लेक ऑफ साउंड कहा जाता है। एली आगे बढ़ता है और कहता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। एली उस लेक के किनारे पर खड़ा होकर कहता है, हाय मेरा नाम एली है। उसी वक्त उस लेक में से वापस आवाज आती है, मेरा नाम एली है, मेरा नाम एली है। वो गूंजना शुरू हो जाती है। एली कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोग मेरा नाम पुकार रहे हैं। मैजिक क्लास का दूसरा लड़का रेनिस से कहता है, हम लोग इस लेक को कैसे क्रॉस करेंगे? रेनिस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और पीछे की तरफ घूम जाता है और सीधा क्वीन के पास आ जाता है और आते ही क्वीन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ इस झील को पार करना चाहोगी? क्वीन भी उसके पास से दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है नहीं, और जाकर जियांग का बाजू पकड़ लेती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ इस झील को पार करूंगी। साथ ही क्वीन उनसे पूछती है, जियांग क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जियांग हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। ऐसे भी मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं जो कि शादीशुदा औरतों के पीछे ही पड़ जाते हैं। ये सुनकर रेनिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से झील के किनारे की तरफ चल पड़ता है और अपनी मैजिकल पावर से जमीन का एक टुकड़ा ऊपर की तरफ उठाता है जिसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है और वो उड़ता हुआ उस झील को पार कर जाता है। रेनिस के वहाँ से जाने के बाद एली भी बहुत पुरजोश हो जाता है और अपनी क्लास वालों से कहता है, चलो दोस्तों हम लोग भी चलते हैं। एली कहता है कि मैं पहले जाता हूँ। एली पानी के अंदर छलांग लगा देता है और तैरना शुरू कर देता है, जबकि बूनो वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, ये तो बिल्कुल इडियट है। निया निया भी उसके पास आता है और वो भी पानी के अंदर छलांग लगा देता है। बुरी बूनो से कहता है, यार तुम्हारी क्लास में तो सारे पागल और बेवकूफ है। उसी वक्त बुरी बुश से कहता है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। बुश अपने पास से टीचर जालू का दिया हुआ नया स्लाइम इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सा गोल दायरा बनाता है। वो एक किस्म का बबल सा होता है और वो सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं और पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, जबकि आर्चरी क्लास और ड्रूइड क्लास वाले हाथ मिला लेते हैं। ड्रूइड क्लास वाले अपने पास एक मैजिकल पोशन निकालते हैं जिससे वो पानी के बड़े टुकड़े को बर्फ बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। उसी वक्त पेस्टोरल क्लास वाले उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हमें भी अपने साथ ले लो। ड्रूइड क्लास वाले उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें नजर नहीं आता हमारे साथ पहले बहुत सारे लोग हैं, ये बर्फ तुम्हारा वजन नहीं उठा सकती। पेस्टर क्लास की लड़की उन्हें अपने चार्म से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कहती है, प्लीज हमें भी साथ ले चलें, हम मैनेज कर लेंगे। वो सारे लड़के उसके चार्म को देखकर बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग भी साथ आ जाओ। जबकि रीजेंट की बेटी जो कि एक लड़का बनी हुई है, उसके ऊपर उसके चार्म का कोई असर नहीं होता। वो उनसे कहती है, नहीं हम लोग तुम्हें पहले ही मना कर चुके हैं। इन लड़कों को अपने चक्कर में फंसाने की बजाय तुम लोगों को इस झील को पार करने का तरीका सोचना चाहिए। ड्रूइड क्लास का लड़का भी कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम लोगों को अपना कोई तरीका ढूंढना होगा। साथ ही वो कहता है, इस लड़की की चार्म से तो मेरा दिमाग 1 मिनट के लिए बिल्कुल खाली हो गया था। और इसी के साथ वो भी पानी के अंदर आगे चले जाते हैं। पेस्टर क्लास वाली लड़की वहीं पर खड़ी रह जाती है और कहती है, ये सारा उस आर्चरी क्लास के लड़के का कसूर है, पता नहीं मेरा चार्म उस पर काम क्यों नहीं किया। फिर वो अपने साथ वाले लड़के से कहती है, ब्रदर अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ये लोग हमें साथ नहीं लेकर गए। वो लड़का उसे कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना मैनेज करते हैं। वो अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक छड़ी बना लेता है और वो उस छड़ी की मदद से एक पोर्टल ओपन करता है जिससे वो एक बड़े से परिंदे को समन करता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही बड़ा मैजिक है, लेकिन ये तो पेस्टल क्लास वाले हैं, ये मैजिक कैसे कर सकते हैं। क्वीन उसे कहती है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये समनिंग स्किल है। जियांग कहता है, समनिंग स्किल का मतलब क्या है? क्वीन उसे कहती है, समनिंग स्किल से तुम किसी भी बड़े जानवर या बीज को अपने पास बुला सकते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो। उनके पोर्टल में से एक बड़ा सा उल्लू निकलता है और पेस्टल क्लास वाले 5 बच्चे भी उस बड़े से उल्लू पर बैठकर उड़ जाते हैं। मैजिक क्लास की 2 लड़कियां झाड़ू पर बैठी होती हैं। दूसरी लड़की उसे कहती है, क्यों ना हम भी अपनी स्पीड को बढ़ाएं, वो देखो वो उल्लू वाले हमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं। दूसरी लड़की उसे कहती है, नहीं हमें नहीं पता आगे कौन से ट्रैप हो, पहले इनको आगे जाने दो। अब मैजिक क्लास के सिर्फ 2 ही बच्चे पीछे बचे हैं, एक वो सुरख बालों वाली लड़की और दूसरा वो ग्रीन बालों वाला लड़का जो कि एक बड़ी सी बिल्ली पर बैठा हुआ है।
वो लड़का अपनी बड़ी सी बिल्ली को कहता है चलो हम भी चलते हैं। उसकी बिल्ली का नाम जनरल होता है। वो जनरल से कहता है चलो पानी के अंदर चलते हैं। जनरल उसे कहता है नहीं, मुझे पानी के अंदर नहीं जाना। वो लड़का जनरल से कहता है अगर तुम पानी के अंदर स्विम नहीं करोगे तो हम दोनों पार कैसे जाएंगे। जनरल उसे कहता है ये तो तुम्हारा मसला है कि तुम इस झील को कैसे पार करते हो। वो लड़का उसे कहता है तो इसका मतलब तुम स्विम नहीं करना चाहते। जनरल उसे कहता है मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं पानी के अंदर स्विमिंग कर सकता हूँ। मैं बस एक बड़ा सा बिल्ला हूँ, मैं पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकता। वो लड़का ये सुनते ही चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है इसका मतलब मैं पहले राउंड में ही एलिमिनेट होने वाला हूँ। जियांग जमीन पर बैठा होता है। मैजिक क्लास की सुरह बालों वाली लड़की उसके पास चली जाती है और जाते ही जियांग से कहती है हम लोग इस लेक को कैसे क्रॉस करने वाले हैं। जियांग अपने पास से एक पेपर निकालता है और उनसे कहता है हमें ना तो मैजिक आता है और ना ही समनिंग स्किल्स आती हैं, इसलिए हमें अपने टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। जियांग उनसे कहता है प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाओ। वो सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जियांग अपने पेपर में से एक बड़ा सा पत्थर निकालता है। सुरख बालों वाली लड़की से देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इसने इतने महंगे पेपर को इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा मंगवाने के लिए। जियांग उस पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे कौन सी शिप बनानी चाहिए। मोटो आगे बढ़ता है और जियांग से कहता है मुझे लगता है कि हमें मार्क 3 बनानी चाहिए। जियांग उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो बनाते हैं। जियांग आगे बढ़ता है और अपने फायर रेड क्रिस्टल से उस बड़े से पत्थर को टच करता है जिससे एक बड़ी सी बोट बन जाती है। ये देखकर वह सुरख बालों वाली लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब सी बोट है, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, तुम अपने स्क्रोल में पत्थर क्यों लेकर आए। तुम अपने स्क्रोल पर इस शिप को भी तो बनाकर रख सकते थे, डायरेक्टली इसको बाहर निकाल लेते। जियांग उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग पहले मटेरियल्स पर पिक्चर्स बनाते हैं। हम लोगों ने पहले से बहुत सारे स्केच बनाकर रखे हुए हैं, हम लोग डायरेक्टली मटेरियल्स को अपने स्क्रोल्स के अंदर नहीं रख सकते। मुझे बस इस मिट्टी के टुकड़े को अपने पेन के साथ टच करते हुए ये सोचना होता है कि इस चीज को कैसे बनाना है और इसका इंटीरियर्स कैसे होंगे, इसके अंदर मशीनरी कैसी होगी, उसके बाद वो चीज बन जाती है। वो लड़की जियांग के सर पर हाथ रखती है और उससे कहती है अच्छा तो तुम्हारे पास और कौन कौन सी शिप्स हैं। जियांग साथ ही शर्माना शुरू कर देता है और उसे सारी कहानी बता देता है। उससे कहता है कि हम लोगों ने इस कंपटीशन से पहले ही बहुत सारी शिप्स के नक्शे बनाए थे। मजीद उसे डिटेल बताने वाला होता है कि मोटो आगे बढ़ता है और जियांग से कहता है तुम इसे हमारी सारी बातें क्यों बता रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम एक कंपटीशन के दौरान है और ये हमारी एक ओपोनेंट है। जियांग उससे कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कुछ कर लेगी। मोटो उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम इसे अपने बारे में सब कुछ बता सकते हो, लेकिन जरा जीबी की तरफ तो देखो। जियांग जैसे ही जीबी की तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे घूर घूर कर देख रही होती है। जियांग के उसे देखते ही वो दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है। ये देखकर जियांग कहता है इसका मतलब इससे फर्क पड़ रहा है। वो और भी ज्यादा शो ऑफ करना शुरू कर देता है। वो लड़की उससे कहती है तो तुम्हारा नाम जियांग है, ये तो बहुत ही यूनिक नेम है। वो जियांग के सामने अपना हाथ करती है और उससे कहती है मेरा नाम आयशा है, क्या तुम मुझे भी अपने साथ इस बोट में ले जाओगे। जियांग शर्माते हुए उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हरे बालों वाला लड़का भी वहीं पर आ जाता है और उनसे कहता है तुम्हारी क्लास सबसे बेस्ट है, हमें भी अपने साथ ले चलो। जबकि उसी वक्त मोटो चिल्लाकर उनसे कहता है हम सब लोग यहाँ पर अपोनेंट्स हैं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। जियांग आयशा से पूछता है तुम लोग तो मैजिकल क्लास से हो, क्या तुम्हारे पास उड़ने वाले झाड़ू नहीं है। हरे बालों वाला लड़का उससे कहता है असल में बात ये है मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही स्विम कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरी मदद करना चाहती है। जियांग आगे बढ़ता है और जनरल पर हाथ रखते हुए कहता है तो इस बिल्ली का क्या करेंगे। जनरल गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है छोटे से कीड़े मेरी मूंछों को हाथ मत लगाओ। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। आयशा उन सारे लड़कों से कहती है अगर तुम सब लोग मान जाते हो हम सबको भी दूसरी तरफ ले जाने के लिए तो मैं तुम सब के फेवर का बदला चुका दूंगी। ये बात सुनते ही वो सारे लड़के ब्लश करना शुरू कर देते हैं। जियांग कहता है ये सारे लड़के इसके फेवर का मतलब क्या समझ रहे हैं। क्वीन आगे बढ़ती है और उनसे कहती है अगर हम सब लोगों को ये करना ही है तो जल्दी करो, मैं इस आइडिया के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, इन सब को साथ ले चलो। जियांग क्वीन से कहता है क्या वाकई में। क्वीन शर्माते हुए से कहती है हाँ मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जियांग उनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो सब लोग इस शिप पर चढ़ जाओ। वो लोग अपनी शिप में बैठने वाले होते हैं। उसी वक्त दिखाते हैं कि एक बड़ा सा पंछी ऊपर उड़ रहा होता है और वो इन सब को देख रहा होता है और उसी की आंखों के जरिए से दूसरी तरफ अरीना के अंदर सारे बच्चे ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। हेल्स देख कर कहता है आज हमारी क्लास वाले इतने ज्यादा लेट क्यों है, ये अभी तक झील के पार क्यों नहीं गए। जबकि टीचर मार्टिन ये बात सोच रहे होती है कि यालू की उस बात का क्या मतलब था, मुझे इसकी बात ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। नेक्स्ट सीन फिर से हमारे टूर्नामेंट का होता है।
आर्चरी क्लास और ड्रूइड क्लास वाले अपने बर्फ के टुकड़े पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं और कहते हैं हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। रीजेंट की बेटी उनसे कहती है टेंशन मत लो, हम लोग अगले राउंड में इनसे आगे निकल जाएंगे। उसी वक्त वो पीछे की तरफ देखते हैं और कहती है आखिर ये पीछे से क्या आ रहा है। उसी वक्त जियांग की मोटर बोट उनके पास से शू करके गुजर जाती है। जियांग उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है हम लोग तुमसे पहले वहाँ पहुँचेंगे। उनकी बोट के वहाँ से गुजरने की वजह से वो सारे उस बर्फ के टुकड़े पर गिर जाते हैं और कहते हैं ये लोग तो फोर्जिंग क्लास वाले हैं। और यहीं पर एक और मिस्टेक क्लियर कर दूं, वो जिस लड़के को मैं रीजन की बेटी कह रहा था वो रीजन की बेटी नहीं है। रीजन की बेटी उसके साथ होती है जिसने हुड पहनी हुई है। वो भी अपनी हुड उतारती है और उनको पास से गुजरते हुए देखती है। जबकि दूसरी तरफ अरीना के अंदर उनकी ये बोट देखकर पूरे अरीना में खलबली मच जाती है। वो कहती है आखिर ये है क्या चीज, हमने इतनी तेज कश्ती पहले कभी नहीं देखी। किंग भी वो कश्ती देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोफी सास से कहते हैं सोफी सास जरा मेरी बात सुनो, आखिर ये स्टूडेंट जियांग तुम्हारा क्या लगता है। सोफी सास किंग से कहता है वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर में वो हमारे किंगडम के बहुत ज्यादा काम आएगा। सोफी सास किंग की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रेनिस जो कि अपने मिट्टी के टुकड़े पर आराम से उठता हुआ जा रहा होता है, वो पीछे की तरफ देखता है। उसके पीछे एली और उसके दोस्त स्विम करते हुए आ रहे होते हैं। वो टोटल 4 लोग होते हैं। उसी वक्त एक दोस्त उसे कहता है एली हमारा एक दोस्त गायब हो गया, पीछे देखो वो यहाँ पर नहीं है। बाकी के तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रेनिस भी उनकी तरफ देखता है तो उसे भी पता चलता है कि उनमें से एक दोस्त गायब हो गया है। उसी वक्त नीचे से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और रेनिस के मिट्टी के टुकड़े को तबाह कर देते हैं। रेनिस भी पानी के अंदर गिरने वाला होता है कि वो अपनी मैजिकल पावर से अपने जूतों की मदद से पानी पर चलना शुरू कर देता है। एली पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं। एक टेंटिकल ने उसके दोस्त को पकड़ रखा होता है। एली पानी के अंदर ही तैरता हुआ उसके पास जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन टेंटिकल्स को तोड़ देता है और अपने दोस्त को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त एली को सामने तो बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं। एली जल्दी से अपने दोस्त को ऊपर की तरफ लेकर निकल आता है और कहता है आखिर पानी के अंदर थी क्या चीज। थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ी सी मछली बाहर निकलती है जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। बुरी और उसकी क्लास वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बुरी कहता है तो इसका मतलब वो आ गया। बुरी को उस मछली के बारे में पता होता है। बुरी कहता है इसका नाम वॉइड किंग है और ये लेक ऑफ साउंड का प्रोटेक्टर है। बुश बुरी से कहता है चलो इसके इर्द गिर्द से घूम कर चलते हैं। जबकि वहीं पर पेस्टर क्लास का उल्लू भी ऊपर उड़ रहा होता है। वो नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लोग यहाँ पर फाइट में मसरूफ है, हम लोग इनसे आगे निकल जाएंगे, चलो जल्दी से इस लेवल को पार करते हैं। वॉइड किंग अपने टेंटिकल्स के साथ उन सब पर अटैक करता है जो कि पानी के अंदर होते हैं। रेनिस अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। एली अपने दोस्तों से कहता है हमारे जख्मी दोस्त का ख्याल रखो, मैं इसको संभालता हूँ। वॉइड किंग अपने टेंटिकल्स को घुमाते हुए एक ड्रिल बना लेता है जिसे वो सीधा एली की तरफ वार करता है। एली अपनी फायर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और उसके सारे टेंटिकल्स को तोड़ देता है। एली अपनी दोनों मुट्ठियों में क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहा होता है। एक साइड में उसने फायर क्रिस्टल रखा होता है और दूसरे हाथ में उसने वाटर क्रिस्टल रखा होता है। वो वाटर क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा पानी का टोर्नेडो बनाता है। लेकिन एली के अटैक करने से पहले ही वॉइड किंग अपनी आवाज से एक जोरदार चीख मारता है जिससे वो सारे अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। एली कहता है पानी के अंदर मैं अपनी सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और ऊपर से इसकी चीख की आवाज भी बहुत ज्यादा है। मैजिक क्लास की वो 2 लड़कियां जो कि झाड़ू पर बैठी होती हैं, वो भी उसी तरफ आती हैं। वो अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती हैं और उस पर अटैक करती हैं। वो वॉइड किंग पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फेंकती हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर होता है, बाकी सबको भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। बिजली लगने की वजह से वो भी चीखना शुरू कर देते हैं। वो दोनों लड़कियां कहती हैं हमने गलती से ये सब कुछ कर दिया, हमें नहीं पता था। जबकि रेनिस अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा वाटर होल बनाता है और वॉइड किंग से कहता है किंग का रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। वो पानी से एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाता है जो कि ऊपर की तरफ चला जाता है जिसे वो वॉइड किंग को पूरी तरह कवर कर लेता है। जबकि पेस्टर क्लास वालों का पंची भी उसके साथ हिट होता है। फिर साथ ही रेनिस पानी पर से उड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। मैजिक क्लास की लड़कियां उसे देखकर कहती हैं रेनिस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस तरह वो वॉइड किंग को हरा देता है।